बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम क्लास। आज हमने बायो फर्स्ट ईयर का जो इम्पोर्टेंट चैप्टर डिस्कस करना है एएलपी के अकॉर्डिंग, वो है चैप्टर 3। जैसा कि आपको पता है हम कंटिन्यूसली अपने लेक्चर्स के अंदर जो है हर चैप्टर को डे बाय डे डिस्कस कर रहे हैं, जिसमें कुछ ना कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को डिस्कस किया जाता है एज अ गेस्ट पेपर, एज अ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि एएलपी के अकॉर्डिंग होते हैं और जो कि एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। आज हमने चैप्टर 3 एंजाइम्स को डिस्कस करना है कि इस चैप्टर में कौन कौन से क्वेश्चंस हैं जो मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं, जो आपने हर हाल में करने हैं, और अगर आप इन चैप्टर्स को कर लें तो आपका 100% ये चैप्टर अच्छी तरह से प्रिपेयर हो सकता है। तो चलते हैं अपने क्वेश्चंस की तरफ। सबसे पहला क्वेश्चन है व्हाट आर बायो कैटलिस्ट। बायो, आपको पता है बायो का मतलब लिविंग थिंग्स, कैटलिस्ट का मतलब क्या होता है, वो सब्सटेंसेज जो किसी केमिकल रिएक्शन को स्पीड अप कर देते हैं। तो बायो कैटलिस्ट आर बेसिकली दो सब्सटेंसेज दैट स्पीड अप द केमिकल रिएक्शन इन लिविंग ऑर्गेनिज्म। जानदारों के अंदर वो केमिकल सब्सटेंसेस जो रिएक्शन को स्पीड अप कर दें उन्हें हम बायो कैटलिस्ट का नाम देते हैं, और बायो कैटलिस्ट को हम एंजाइम्स भी कहते हैं। दे आर आल्सो कॉल्ड एंजाइम्स। नेक्स्ट है कोफैक्टर। कोफैक्टर बेसिकली क्या होता है, जब भी कोई कैटलिस्ट यानी कोई एंजाइम एक सबस्ट्रेट के साथ अटैच होता है, सबस्ट्रेट से मुराद वो रिएक्टेंट जिसके रिएक्शन को हमने तेज़ करवाना है, जिसने प्रोडक्ट बनाना है, तो सबस्ट्रेट के साथ एक एंजाइम जब अटैच होता है तो वो एग्जैक्ट सबस्ट्रेट की शेप के अकॉर्डिंग एंजाइम की शेप होनी चाहिए, फिर ही वो उसके अंदर जाके फिक्स हो पाएगा, फिट हो पाएगा उसमें। अगर ज़रा सा कोई कमी बेशी हो रही हो और उस कमी बेशी को पूरा करने के लिए कोई ऐसा मॉलिक्यूल जो कि उस एंजाइम की फिटिंग को ठीक कर दे उस सबस्ट्रेट के अंदर, उस मॉलिक्यूल को हम कोफैक्टर का नाम देते हैं। ठीक है, कोफैक्टर ये बेसिकली एक नॉन प्रोटीन सब्सटेंस होगा जो कि एंजाइम को सबस्ट्रेट के अंदर फिक्स करने में हेल्प करेगा। ठीक हो गया। इसे नॉन प्रोटीन क्यों कहा, क्योंकि तकरीबन ऑलमोस्ट ऑल द एंजाइम्स आर प्रोटीन इन नेचर। एंजाइम सारे के सारे प्रोटीन इन नेचर होते हैं तकरीबन, और इसीलिए जो कोफैक्टर होता है वो प्रोटीन नहीं होती। वो कोई लिपिड का मॉलिक्यूल हो सकता है, कोई कार्बोहाइड्रेट हो सकता है, कोई विटामिन हो सकता है, वो कुछ भी हो सकता है, वो कोई इनऑर्गेनिक आयन भी हो सकता है। ठीक है, वो ऑर्गेनिक भी हो सकता है, इनऑर्गेनिक भी हो सकता है, लेकिन वो प्रोटीन नहीं होगा। क्योंकि एंजाइम प्रोटीन है तो जो कोफैक्टर लगेगा वो नॉन प्रोटीन पार्ट होगा। समझ लगी बात की। कोफैक्टर का काम क्या है कि ये सबस्ट्रेट के अंदर एंजाइम को अटैच करने में हेल्प करेगा, उसको फिक्स कर देगा उसके अंदर। क्लियर। नेक्स्ट देखें, एक्टिवेटर एंड इनहिबिटर में डिफरेंस। एक्टिवेटर का मतलब एक्टिवेट करने वाला, इनहिबिटर का मतलब इनहिबिट करने वाला, रोकने वाला। एक्टिवेटर जो होते हैं दे आर बेसिकली आल्सो नोन एज कैटलिस्ट ऑफ एंजाइम्स। एक्टिवेटर जो हैं ये कैटलिस्ट हैं एंजाइम्स के, मतलब एंजाइम तो रिएक्शन का कैटलिस्ट है ना, जो रिएक्शन को स्पीड अप कर रहा है, लेकिन एंजाइम के भी एक्शन को जो स्पीड अप कर दे। एक तो एंजाइम रिएक्शन को मोटिवेट कर रहा है, लेकिन एंजाइम को जो मोटिवेट करे कि अपना काम तेज़ी के साथ करो, तो वो सब्सटेंस जो एंजाइम को एक्टिवेट करता है वो एक्टिवेटर कहलाता है। समझ लगे बात की। और इसी तरह से इनहिबिटर क्या है, वो मॉलिक्यूल, वो सब्सटेंस जो एंजाइम के एक्शन को रोक दे, जो एंजाइम को डीमोटिवेट करे, उसके एक्शन को रोक दे, वो क्या कहलाएगा, इनहिबिटर कहलाएगा। समझ लगी बात को। नेक्स्ट है डिफरेंस बिटवीन प्रोस्टैटिक ग्रुप एंड कोएंजाइम। प्रोस्टैटिक ग्रुप और कोएंजाइम ये दोनों कोफैक्टर्स की एग्जांपल्स हैं, ये दोनों कोफैक्टर हैं, लेकिन दोनों में फ़र्क है। फ़र्क क्या है, अगर तो हमारा जो कोफैक्टर है वो ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल है और वो ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल बड़ा टाइटली बाउंड है हमारे सबस्ट्रेट और एंजाइम के साथ, तो उसे हम नाम देते हैं प्रोस्टैटिक ग्रुप का। प्रोस्टैटिक ग्रुप जो होता है ये टाइटली बाउंड होता है हमारे सबस्ट्रेट एंजाइम कॉम्प्लेक्स के साथ, और ये ऑर्गेनिक इन नेचर होगा। समझ लगी। इसके बरअक्स जो कि कोई एंजाइम होता है ये भी ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल होता है, लेकिन इट इज़ लूजली अटैच्ड टू द एंजाइम। ये एंजाइम के साथ लूजली अटैच होता है, मतलब ये आसानी से रिमूव भी हो सकता है। प्रोस्टैटिक ग्रुप मजबूती के साथ अटैच होगा, जबकि कोएंजाइम लूजली अटैच है, लेकिन होते दोनों ही ऑर्गेनिक कोफैक्टर हैं। समझ लगी। इसके अलावा इनऑर्गेनिक कोफैक्टर भी इस्तेमाल हो सकते हैं, जैसे कि मैंने आपको पहले बताया, जैसे Fe+2, Mn+2, Ni+2, यानी मुख्तलिफ किस्म के आयन्स, मेटालिक आयन्स जो हैं ये भी कोफैक्टर का काम कर सकते हैं। क्लियर।
नेक्स्ट टर्म है डिफरेंस बिटवीन एपो एंजाइम एंड होलो एंजाइम। एपो एंजाइम और होलो एंजाइम में क्या फ़र्क होता है? एपो एंजाइम कहते हैं जब ऐसा सबस्ट्रेट एंजाइम कॉम्प्लेक्स जिसके अंदर कोफैक्टर लगा हो, और अगर हम उस एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स में से उसका कोफैक्टर रिमूव कर दें, तो कोफैक्टर के रिमूव होने के बाद जो हमारे पास खाली एंजाइम और सबस्ट्रेट का कॉम्प्लेक्स रह जाएगा, उसे हम क्या कहते हैं? एपो एंजाइम का नाम देते हैं। क्या कहते हैं? एपो एंजाइम। यानी एपो एंजाइम ये वो एंजाइम होगा जो कि विदाउट कोफैक्टर होगा, जिसके अंदर से हमने कोफैक्टर को रिमूव कर दिया होगा। समझ लगी बात? क्लियर? इसके बरक्स जो होलो एंजाइम होता है, होलो एंजाइम ये वो एंजाइम होगा जो कि एंजाइम, सबस्ट्रेट और कोफैक्टर का कॉम्बिनेशन होगा। यानी ये तीनों आपस से मिलकर जो पूरा एक कॉम्प्लेक्स बनाएंगी, उस कंप्लीट कॉम्प्लेक्स को हम क्या कहेंगे? होलो एंजाइम का नाम देंगे। समझ लगी? तो होलो एंजाइम के अंदर प्रॉपर जो है कोफैक्टर लगा होगा, जबकि एपो एंजाइम में कोफैक्टर रिमूव हो गया होगा। ये बात याद रखें, वो एंजाइम जिनमें कोफैक्टर रिक्वायर्ड ही नहीं होता, डायरेक्ट सबस्ट्रेट के साथ एंजाइम लग जाता है और उसके साथ कोफैक्टर लगता ही नहीं, चाहिए नहीं होता, उसके लिए शुरू से ही नहीं चाहिए होता, तो उन्हें हम एपो एंजाइम नहीं कहेंगे। समझ लगी? ये टर्म सिर्फ उनके लिए इस्तेमाल हो रही है कि जिनको चाहिए लेकिन उनसे रिमूव करवा दिया गया, उसका कोफैक्टर उतार दिया, तो उतरने के बाद वो कॉम्प्लेक्स क्या कहलाएगा? एपो एंजाइम कहलाएगा। ठीक हो गया? नेक्स्ट टर्म देखें, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एंजाइम्स। एंजाइम्स की डिफरेंट प्रॉपर्टीज़ हैं, जैसे ऑल द एंजाइम्स आर प्रोटीन इन नेचर, ऐसे ही है। उसके अलावा एंजाइम्स आर स्पेसिफिक इन फॉर सबस्ट्रेट, कि एक स्पेसिफिक एंजाइम एक स्पेसिफिक एक्शन को कंट्रोल करता है। ठीक है? उसके अलावा एंजाइम जो हैं ये इन एक्टिवेटर के ज़रिए एक्टिवेट हो जाते हैं, इनहिबिटर के ज़रिए इनका रिएक्शन जो है वो रुक जाता है। ठीक है? तो इस तरह से मुख्तलिफ किस्म की बहुत सारी प्रॉपर्टीज़ हैं, बुक में मेंशन है, आप इनमें से कोई सी शॉर्ट के तौर पर करेंगे तो कोई सी 4 प्रॉपर्टीज़। ठीक है? नेक्स्ट क्वेश्चन, डिफरेंस बिटवीन पेप्सिन एंड पेप्सिनोजन एंजाइम। ये दोनों एंजाइम्स हैं और ये दोनों एंजाइम स्टमक में रिलीज होते हैं। ये आपको करेक्टरिस्टिक्स के साथ एक बॉक्स मिलेगा, उस बॉक्स के अंदर ये आपको मेंशन नज़र आएगा। पेप्सिन और पेप्सिनोजन में क्या फ़र्क है? पेप्सिनोजन एंजाइम जो होता है ये इनएक्टिव फॉर्म है एंजाइम की, मतलब ये एंजाइम काम नहीं करता। जब पेप्सिनोजन एंजाइम HCl के साथ मिलता है, इसके ऊपर हाइड्रोक्लोरिक एसिड का अटैक होता है, तो पेप्सिनोजन कन्वर्ट हो जाता है पेप्सिन एंजाइम में, जो कि एक्टिव इन नेचर है। समझ लगी बात की? स्टमक के अंदर सबसे पहले पेप्सिनोजन एंजाइम निकलता है और ये एंजाइम इनएक्टिव होता है। जैसे ही इसके ऊपर HCl अटैक करेगा ये एक्टिव हो जाएगा। कैसे? ये पेप्सिन में कन्वर्ट हो जाएगा और ये पेप्सिन एंजाइम स्टमक में काम करना शुरू कर देगा। क्या काम करेगा? ये प्रोटीन की डाइजेशन करवाता है। ठीक है? स्टमक के अंदर प्रोटीन की ब्रेकडाउन करवाने का काम किसके अंडर होता है? पेप्सिन एंजाइम के। क्लियर हो गया? नेक्स्ट है मेटाबॉलिक पाथवे। मेटाबॉलिक पाथवे क्या होता है? बाज़ औक़ात हमारी बॉडी में बहुत सारे ऐसे रिएक्शंस हो रहे होते हैं कि एक पूरा प्रोडक्ट एग्जैक्ट बनाने के लिए हमें सीरीज़ ऑफ रिएक्शंस में से गुजरना पड़ता है, बहुत सारे स्टेप्स में से रिएक्शन के गुजरना पड़ता है, फिर कहीं जाके हमारी मेन प्रोडक्ट बनती है। तो ये जो कंप्लीट प्रोसेस होता है, ये कंप्लीट प्रोसेस कहलाता है मेटाबॉलिक पाथवे। ठीक है? और इस पूरे प्रोसेस में हर आने वाले स्टेप के ऊपर एक एक स्पेसिफिक एंजाइम काम कर रहा होगा। जैसा कि मिसाल के तौर पर हमारा रिएक्टेंट है A, इस A से एक स्पेसिफिक प्रोडक्ट बना B, इसके लिए एंजाइम जो यूज़ हो रहा है वो E1 एंजाइम, वो कोई भी एंजाइम हो सकता है, E1 एंजाइम। ठीक है? अब ये जो B है ये अगले वाले प्रोडक्ट का रिएक्टेंट बन जाएगा, C प्रोडक्ट, और इसके लिए जो एंजाइम इस्तेमाल होगा वो E2 एंजाइम होगा। ये एंजाइम और है, ये एंजाइम और है, दोनों डिफरेंट एंजाइम है। E1 का काम है A को B में कन्वर्ट करना, E2 का काम क्या है? B को C में कन्वर्ट करना। इसी तरह से C से आगे D बनाना है तो उसके लिए E3 एंजाइम होगा जो अपना स्पेसिफिक काम करे कि C को D में कन्वर्ट कर सकता है। अब E3 ना तो A को B में कर सकता है ना B को C में कर सकता है, E3 का सिर्फ काम क्या? C को D में कर सकते हैं। यानी हर एक स्टेप के अंदर एक स्पेसिफिक एंजाइम काम कर रहा है और ये जो कंप्लीट प्रोसेस बन जाएगा, ये कंप्लीट प्रोसेस क्या कहलाएगा? मेटाबॉलिक पाथवे। इसकी सिंपल एग्जांपल्स बहुत सारी हमारी बॉडी में मौजूद हैं, जैसे सेलुलर रेस्पिरेशन का प्रोसेस। अब रेस्पिरेशन में भी आपको पता ग्लाइकोलाइसिस, ये आपको याद हो अगर तो ग्लाइकोलाइसिस हमने चैप्टर 11 में पढ़ा था, कितने सीरीज ऑफ रिएक्शन गुजर रहे थे। ठीक है ना? 7-8 स्टेप्स के बाद कहीं जाके हमारी ग्लूकोज टूटती थी और पायरुविक एसिड बनता था। तो ये पूरा क्या? मेटाबॉलिक पाथवे।
इसी तरह से क्रेब्स साइकिल, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन। इसी तरह से और एग्जांपल्स देखें तो फोटोसिंथेसिस प्लांट्स के अंदर, फोटोसिंथेसिस के आगे जो फर्दर स्टेप्स थे, लाइट रिएक्शन, डार्क रिएक्शन, कैल्विन साइकिल, ये सारे भी क्या है, मेटाबॉलिक पाथवेज की एग्जांपल्स हैं। क्लियर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, व्हाट इज द जनरल मैकेनिज्म ऑफ एंजाइम एक्शन। जनरल मैकेनिज्म क्या है एंजाइम के काम करने का, कि एक एंजाइम जो है एक सबस्ट्रेट के साथ अटैच होगा और ये दोनों मिलकर एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स बना देंगे। ये एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स जो होगा ये फ़ौरन ही टूटेगा और एंजाइम इस सबस्ट्रेट को प्रोडक्ट में चेंज कर देगा और एंजाइम एज सच वैसे ही सेपरेट हो जाएगा। ठीक है, ये जनरल मैकेनिज्म है एंजाइम के एक्शन का। शॉर्ट में आपने जस्ट इतना बताना है, समझ लगी बात की। फिर इसको आप डायग्राम की फॉर्म में भी शो कर सकते हैं। लेट्स सपोज ये हमारा सबस्ट्रेट है, ये सबस्ट्रेट है हमारा, और इसके ऊपर एग्जैक्ट इसी शेप का एंजाइम आकर अटैच किया, ये एंजाइम लगा इसके ऊपर, ये क्या बन गया हमारा एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स। ठीक है, ये क्या करेगा आगे जाके, क्या होगा कि ये एंजाइम सबस्ट्रेट को किस में चेंज कर देगा, प्रोडक्ट में। एंजाइम की जो शेप है वो ऐसे ही रहनी है, ये एंजाइम था ना ऐसे, एंजाइम ऐसे ही रहेगा, लेकिन जो सबस्ट्रेट होगा वो अपने रिस्पेक्टिव प्रोडक्ट्स के अंदर चेंज हो जाएगा। ये प्रोडक्ट्स बन गए सबस्ट्रेट के, समझ लगी बात। तो ये जनरल रिएक्शन मैकेनिज्म इसका, और आपने साथ इसकी इस तरह से डायग्राम भी रफ सी बना देनी। क्लियर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, व्हाट इज लॉक एंड की मॉडल। लॉक एंड की मॉडल आपको पता है किस साइंटिस्ट ने पेश किया था, एमिल फिशर ने। एमिल फिशर एक साइंटिस्ट आया, डैनिश साइंटिस्ट आया 300, इसने आकर बताया था कि एंजाइम्स कैसे काम करते हैं, कि एंजाइम और सबस्ट्रेट दोनों एक तरह के लॉक एंड की का काम करते हैं। जैसे एक स्पेसिफिक ताले को एक स्पेसिफिक चाबी खोल सकती है, इसी तरह एक स्पेसिफिक सबस्ट्रेट के साथ एक स्पेसिफिक एंजाइम अटैच हो सकता है। इसने कहा कि एंजाइम और सबसे दोनों ही बहुत ज़्यादा रिजिड इन नेचर होते हैं, हार्ड होते हैं ताले और चाबी की तरह, कि इसी वजह से ये ज़रा सी भी अपनी शेप को चेंज नहीं कर सकता, स्पेसिफिक सबस्ट्रेट पे स्पेसिफिक एंजाइम आकर अटैच करेगा। उसके बाद एक साइंटिस्ट आया जिसका नाम था डैनियल कोशलैंड। डैनियल कोशलैंड ने आकर लॉक एंड की मॉडल को थोड़ा मॉडिफाई करके इंड्यूस फिट मॉडल बना दिया। इंड्यूस फिट मॉडल क्या कहता है, ये कहता है कि जो एंजाइम की एक्टिव साइट है वो थोड़ी क्या होती है, थोड़ी सॉफ्ट इन नेचर होती है, वो इतनी ज़्यादा रिजिड नहीं होती, वो अपने आप को थोड़ा बहुत एडजस्ट कर सकती है एंजाइम के सबस्ट्रेट की शेप के अकॉर्डिंग। इसने कहा कि एंजाइम में थोड़ी सी फ्लेक्सिबिलिटी मौजूद है, ये सबस्ट्रेट के अकॉर्डिंग अपने आप को थोड़ा सा मॉडिफाई कर सकता है। इसका मतलब ये हरगिज़ नहीं है कि इसका मतलब कि कोई भी एंजाइम आके किसी भी सबस्ट्रेट से लग जाएगा, वो अपने आप की शेप चेंज कर लेगा, ऐसा बिल्कुल नहीं है, थोड़ी बहुत चेंज कर सकता है। ठीक है, यानी वो सबस्ट्रेट के लिए वही एंजाइम लग सकता था, लेकिन वो किसी वजह से फिट नहीं हो पा रहा, तो अपने आप को थोड़ा सा मोल्ड कर सकता है। क्लियर हो गया। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, डिफरेंस बिटवीन इरिवर्सिबल एंड रिवर्सिबल इनहिबिटर्स। इरिवर्सिबल इनहिबिटर क्या होता है, ये एक ऐसा इनहिबिटर है कि जो कि अपना रिएक्शन बैक नहीं कर सकता। ठीक है, मतलब जब इस इनहिबिटर ने एंजाइम को ब्लॉक कर दिया तो ये दोबारा उस एंजाइम को डी ब्लॉक नहीं कर सकता, उसकी ब्लॉकेज को ख़त्म नहीं कर सकता, वो एंजाइम टोटली ब्लॉक हो जाएगा। इसके बरक्स दूसरा है रिवर्सिबल इनहिबिटर। रिवर्सिबल इनहिबिटर जो होते हैं ये रिवर्स हो सकते हैं, मतलब अगर ब्लॉक किया तो उसको डी ब्लॉक भी कर सकता है वो। समझ लगी बात, क्लियर। अच्छा, फिर आगे रिवर्सिबल इनहिबिटर दो तरह का होता है, कम्पिटिटिव और नॉन कम्पिटिटिव इनहिबिटर। कम्पिटिटिव इनहिबिटर ये वो इनहिबिटर होगा जो एक्टिव साइट के सामने से आकर अटैक करता है। ऐसा इनहिबिटर, ऐसा मॉलिक्यूल जो एक्टिव साइट, एंजाइम के एक्टिव साइट के सामने से आकर अटैक करे और वो एंजाइम के एक्टिव साइट के साथ जुड़ जाए। जब ये जुड़ जाएगा तो सबस्ट्रेट तो नहीं ना लग पाएगा फिर, और रिएक्शन रुक जाएगा, तो ऐसा इनहिबिटर कम्पिटिटिव कहलाता है। इसके बरक्स होता है नॉन कम्पिटिटिव। नॉन कम्पिटिटिव क्या होता है, पीछे से आकर अटैक करता है, सबस्ट्रेट के सामने से नहीं आता, पीछे वाली साइड से, बैक साइड से आकर एंजाइम की एक्टिव साइड से अटैच हो जाए, और या एंजाइम के साथ अटैच हो जाए, एक्टिव साइड के साथ चाहे ना डायरेक्टली अटैच हो, एंजाइम के साथ जब ये अटैच हो जाता है तो एक्टिव साइड उसकी वजह से क्या होती है, थोड़ी सी चेंज हो जाती है, और जब एक्टिव साइड चेंज हो जाएगी तो सबस्ट्रेट एग्जैक्ट उसके साथ अटैच नहीं हो पाएगा, तो उस केस में क्या होगा, तब रिएक्शन स्टॉप हो जाएगा।
तो ये कहलाता है नॉन कम्पिटिटिव इनहिबिटर। समझ लगी? कम्पिटिटिव डायरेक्ट एक्टिव साइट पर अटैक करेगा और नॉन कम्पिटिटिव इनडायरेक्टली एक्टिव साइट पर अटैक करेगा। क्लियर हो गया? नेक्स्ट देखें, लिस्ट 2 कंडीशंस दैट डिस्ट्रॉय एंजाइम एक्टिविटी। ये एक्सरसाइज में आपको क्वेश्चन मिलेगा कि कोई सी ऐसी 2 कंडीशंस बतानी है जो कि एंजाइम की एक्टिविटी को डिस्ट्रॉय कर दें। एक सिंपल कंडीशन, एंजाइम का जो ऑप्टिमम टेम्परेचर होता है उस टेम्परेचर को हम चेंज कर देंगे तो एंजाइम की एक्टिविटी जो होगी वो डिस्टर्ब हो जाएगी। और दूसरी, उसकी ऑप्टिमम पीएच होती है, उस पीएच को अगर हम चेंज कर देंगे तो उसकी वजह से भी एंजाइम की एक्टिविटी डिस्टर्ब हो सकती है। ठीक हो गया? तो ये था भी क्लास आज का हमारा टॉपिक। हमने चैप्टर 3 में जितने इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बनते थे उनको देखा। एक और क्वेश्चन मेरे ज़हन में आ रहा है, वो भी आप लिख लें इसके, जो कि बड़ा इंपॉर्टेंट है। डिफरेंस बिटवीन बाइंडिंग साइट एंड कैटालिटिक साइट। ठीक है? बाइंडिंग साइट एंड कैटालिटिक साइट। एक्टिव साइट जो होती है, आपको पता है एंजाइम की वो साइट जो कि सबस्ट्रेट के साथ डायरेक्ट अटैच होती है वो एक्टिव साइट कहलाती है। एक्टिव साइट के 2 पोर्शन होते हैं, एक बाइंडिंग साइट, एक कैटालिटिक साइट। बाइंडिंग साइट का काम क्या होता है? ये साइट क्या करती है? सबस्ट्रेट को एंजाइम के साथ अटैच करवाती है, बाइंड करवाती है। और कैटालिटिक साइट का काम क्या होता है? ये एक्टिव साइट का पोर्शन एंजाइम की असल में जो काम है एंजाइम का, क्या रिएक्शन को कैटेलाइज करना, सबस्ट्रेट को जल्दी जल्दी प्रोडक्ट में चेंज करना, ये काम कौन करता है? कैटालिटिक साइट कहती है। समझ लगी? बाइंडिंग का काम सिर्फ जोड़ना और कैटालिटिक साइट का काम क्या है? रिएक्शन को स्पीड अप करवाना। इज इट क्लियर? ठीक हो गया? तो ये था अभी आज का हमारा टॉपिक। हमने चैप्टर 3 के तमाम इंपॉर्टेंट ALP के अकॉर्डिंग जो थे शॉर्ट क्वेश्चंस को डिस्कस कर लिया। उसके अलावा इस चैप्टर में जो इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चंस हैं वो कौन कौन से हैं वो भी आप साथ नोट डाउन कर लें। इसमें जो हमारे पास लॉन्ग क्वेश्चंस आएंगे इंपॉर्टेंट, वो मैं आपको एक साइड पे मेंशन कर देता हूँ। सबसे पहले इसके अंदर जो लॉन्ग क्वेश्चन आएगा वो है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एंजाइम्स। दूसरे नंबर पर इसमें जो लॉन्ग आएगा वो होगा मैकेनिज्म ऑफ एंजाइम एक्शन। मैकेनिज्म ऑफ एंजाइम एक्शन जो होगा उसके अंदर आपने दोनों मॉडल्स को साथ डिस्कस करना है डायग्राम्स के साथ, यानी इंड्यूस फिट मॉडल भी बताएंगे, लॉक एंड की मॉडल भी साथ इसमें बताना है। और तीसरा लॉन्ग इसमें आएगा ALP के अकॉर्डिंग इनहिबिटर्स। ठीक है? ये 3 लॉन्ग क्वेश्चन इस चैप्टर के अंदर बनते हैं। ठीक हो गया क्लास? तो ये था अभी आज का हमारा टॉपिक जिसमें हमने शॉर्ट भी देख लिए, इंपॉर्टेंट और लॉन्ग क्वेश्चंस भी देख लिए। फिर भी किसी पॉइंट पर कोई इशू हो आप मुझसे डिस्कस कर सकते हैं। मिलते हैं अगली वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।